सरकार उनके साथ है। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन को लेकर संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। 2029 से परिसीमन होना है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। आखिर क्या होता है परिसीमन और क्यों जरूरी है? परिसीमन के बाद क्या बदल जाएगा? क्या है परिसीमन का इतिहास? एक खास रिपोर्ट। आबादी का सही प्रतिनिधित्व और सभी को समान अवसर, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। आबादी बढ़ने के साथ समय समय पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए परिसीमन जरूरी होता है। बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों का सही तरीके से विभाजन किया जाता है, ताकि हर वर्ग के नागरिक को प्रतिनिधित्व के समान अवसर मिले। भारतीय संविधान में परिसीमन को लेकर अनुच्छेद 82 और 170 में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। अनुच्छेद 82 के तहत हर जनगणना के बाद संसद परिसीमन अधिनियम पारित करती है। परिसीमन का उद्देश्य एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को बनाए रखना है। आसान भाषा में परिसीमन को समझिए। चुनाव क्षेत्रों की सीमा तय करना या बदलना, हर क्षेत्र में लगभग बराबर आबादी सुनिश्चित करना, जिले, तहसील, पंचायत को ध्यान में रखकर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का फिर से निर्धारण, जनसंख्या के अनुपात में SC ST के लिए सीटें आरक्षित करना, आबादी का सही प्रतिनिधित्व और सभी को समान अवसर देना मकसद। चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए जरूरी। परिसीमन की प्रक्रिया स्वतंत्र निकाय करता है, जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। परिसीमन आयोग के पास उच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। आमतौर पर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। अब 2027 में परिसीमन होना है। इसके तहत जनसंख्या वृद्धि के आधार पर लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाना है। परिसीमन के साथ ही देश में लोकसभा और विधानसभाओं में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी। निर्वाचन क्षेत्र बढ़ेंगे तो सांसदों और विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। लोकसभा में सांसदों की संख्या 850 तक और विधानसभाओं में भी 50% तक सीटें बढ़ने की उम्मीद है। अनुच्छेद 82 के तहत संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित करने का अधिकार है। 2027 में होने जा रहे परिसीमन का आधार क्या होगा, अब ये भी समझिए। 2011 की जनगणना के आधार पर होगा परिसीमन। 131वें संविधान संशोधन बिल के तहत परिसीमन होगा। यूपी, बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्यों में बड़ी संख्या में बढ़ेंगी सीटें। सीटों की संख्या बढ़ने के साथ जनसंख्या का वितरण सही होगा। 1973 में आखिरी बार सीटों की संख्या बढ़ाकर 545 की गई थी। 1976 में सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या फ्रीज की गई। 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 तक के लिए फ्रीज की गई थी। जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के मकसद से लगी थी रोक। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी अदालत में ना तो चुनौती दी जा सकती है और ना ही इसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि आधुनिक भारत में परिसीमन की व्यवस्था कब से लागू हुई और अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। स्वतंत्र भारत में 1950-51 से चली आ रही व्यवस्था पहली बार राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग की मदद से किया। 1952 में पहला परिसीमन आयोग का गठन, लोकसभा की सीटें 494 तक की गईं। 1951 की जनगणना के आधार पर परिसीमन। 1963 में दूसरी बार परिसीमन आयोग बना। 1961 की जनगणना को बनाया गया आधार। 1973 में तीसरी बार परिसीमन आयोग का गठन, लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 543 की गईं। 1971 की जनगणना को बनाया गया आधार। 2002 में चौथी बार परिसीमन आयोग बना। 2001 की जनगणना को बनाया गया आधार। ऐसा नहीं है कि भारत की आजादी के बाद ही परिसीमन की व्यवस्था शुरू हुई। ब्रिटिश काल में भी सीमाएं तय होती थीं। हालांकि तब लोकतांत्रिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर की जाती थीं। अंग्रेजों ने 1909 में पहली बार चुनावी प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र। 1919 में निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार किया गया। 1935 में अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया। परिसीमन का मकसद समान प्रतिनिधित्व नहीं था, जाति और धर्म के आधार पर विभाजन किया गया। ब्रिटिश शासन को मजबूत करना मकसद था। अंग्रेजों ने मार्ले, मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के जरिए पहली बार विधायी परिषदों के लिए निर्वाचन क्षेत्र तो बनाए, लेकिन उनका परिसीमन बांटो और राज करो की नीति पर आधारित था। अंग्रेज जानते थे कि अगर जनता की ताकत एक हो गई तो उनके खिलाफ विद्रोह की आग फैलते देर नहीं लगेगी। इसलिए अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर
अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए। ब्रिटिश काल से पीछे लौटें तो आप पाएंगे कि मुगल काल में भी प्रशासनिक विभाजन होते थे। हालांकि तब परिसीमन का मकसद चुनाव नहीं, प्रजा से टैक्स की वसूली और प्रशासनिक नियंत्रण था। अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने भूमि सुधार किए। साम्राज्य को सूबा, सरकार और परगना में बांटा गया। सूबा यानी प्रांत, सरकार यानी जिला और परगना यानी तहसील। तब विभाजन का आधार कृषि उत्पादन और भूमि की माप था। अकबर ने प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए पूरे साम्राज्य को 15 सूबों में बांटा था और हर सूबे में सूबेदार, राजस्व अधिकारी और फौजदार नियुक्त किए जाते थे। आपको हैरानी होगी कि वैदिक काल में भी परिसीमन की व्यवस्था थी। तब आज की तरह जटिल निर्वाचन क्षेत्र जैसी प्रणाली तो नहीं थी, लेकिन आधुनिक भारत के परिसीमन की नींव वैदिक काल में ही पड़ चुकी थी। समाज को जन, ग्राम और जनपद में बांटा जाता था। प्राकृतिक और सामाजिक आधार पर बनती थीं प्रशासनिक इकाइयां। सभा और समिति फैसले लिया करती थीं। नदी, जंगल, पहाड़ जैसी प्राकृतिक सीमाएं होती थीं। कबीले जैसे सामाजिक आधार पर भी सीमाओं का बंटवारा होता था। चुनावी प्रतिनिधित्व की जगह सामूहिक निर्णय प्रणाली थी। प्रतिनिधित्व जनसंख्या की बजाय कुल या वंश पर आधारित था। मतलब परिसीमन के बीज तो वैदिक काल में ही पड़ चुके थे, लेकिन आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव के लिए सीमाओं को तय करने की औपचारिक व्यवस्था अंग्रेजों ने ही शुरू की थी। आजादी के बाद से लेकर अब तक परिसीमन के जरिए लोकतंत्र लगातार मजबूत होता गया। ब्यूरो रिपोर्ट,